I will hello my dear students. Today I am starting a lecture on the income tax law which will be useful for the BCom part second and CA intern. Dear friends, today I will discuss about the tax in brief. My dear students, मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि टैक्स को एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, तो टैक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है. टैक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट. ये वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, बट लेकिन इसको पढ़ते समय हमको इंटरेस्ट आता है. तो बिलीव मी, ठीक है ना, मैं आपको इस सब्जेक्ट को आपके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी इस सब्जेक्ट को बनाने वाला हूं. इनकम टैक्स का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको टैक्स के बारे में एक हल्का सा ब्रीफ देना चाहता हूं, केवल टैक्स के बारे में. तो दोस्तों, हम जानते हैं, सबसे पहले टैक्स को भी जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाई टैक्सेस सो कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, आखिरकार ये गवर्नमेंट जो है टैक्सेस क्यों लगाती है. तो दोस्तों, जो टैक्सेस है, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट पब्लिक की होती है. गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे वर्क्स करने पड़ते हैं, जैसे कि रोड बनवाना, पुल बनवाना, कंट्री में जो एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाना, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बेरोजगारी के रोजगार के ऑप्शन उपलब्ध करवाना, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, जो सीमा में सिक्योरिटी होती है, उन सब के लिए सरकार को रेवेन्यू की आवश्यकता पड़ती है, फंड्स की आवश्यकता पड़ती है. तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू राइज होती है वो मोस्टली दो कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू का कलेक्शन आता है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो गवर्नमेंट को कलेक्शन होता है टैक्सेस से, और दूसरा जो गवर्नमेंट को कलेक्शन होता है अदर. हम इसको अदर कैटेगरीज में बांट सकते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, टैक्सेस का अगर पोर्शन देखें हम, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स कलेक्शन होता है, यानी कि टैक्सेस से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, वो उनकी रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट को इसी एरिया से मिलता है. दूसरा हम उसको रख सकते हैं 10% में. 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट को अदर सोर्सेज से कवर होती है. अब एक बात, इसको तो हम पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे. एक बार हल्का सा हम जानकारी के लिए ब्रीफ दे लेते हैं कि अदर सोर्सेज में गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से कलेक्ट होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू का कलेक्शन होता है अदर सोर्सेज से, वो होता है एक तो पेनल्टीज एंड फाइन्स. पेनल्टीज एंड फाइन्स, जो पेनल्टी एंड फाइन्स है, बहुत सारे इंडिया में लॉ चलते हैं और उन लॉ के ब्रेक होने पर, लॉ के ब्रीच हो जाने पर गवर्नमेंट पेनल्टीज और फाइन्स लगाती है. तो गवर्नमेंट को पेनल्टीज से और फाइन से भी क्या मिलती है, रेवेन्यू का कलेक्शन होता है. उसको अदर वाले पोर्शन में हम कवर करते हैं. मोस्टली गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है रॉयल्टी से. रॉयल्टी का मतलब होता है अधिकार शुल्क. दोस्तों, जो रॉयल्टी होती है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, ये बहुत सारे और अन्य एरिया होते हैं जहां पे गवर्नमेंट काम नहीं करती है. गवर्नमेंट अधिकार दे देती है, लोगों को अधिकार दे देती है, जैसे कि कई सारे माइनिंग राइट्स होते हैं, कोल माइनिंग होता है. ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट अपने जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन कंपनीज है, उनको राइट्स दे देती है. तो राइट्स देने के बाद में, ठीक है ना, जो उनसे बदले में रॉयल्टी का कलेक्शन करती है. तो गवर्नमेंट को अदर वाले पोर्शन में काफी हद तक रॉयल्टी से भी गवर्नमेंट को कलेक्शन आता है. अगला अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को डिविडेंड एंड प्रॉफिट से गवर्नमेंट को रेवेन्यू का कलेक्शन आता है. माय डियर फ्रेंड्स,
जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी संचालित होती है। जैसे कई कंपनी होती है जिनको हम गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। तो वो गवर्नमेंट कंपनी में 50% से ज्यादा स्टेक यानी 50% से ज्यादा की कैपिटल गवर्नमेंट की ही लगी होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी लगी होती है। तो जब वो उस शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल वहां से गवर्नमेंट डिविडेंड लेती है। इसी प्रकार से बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिसमें 75% से मोर देन 75% गवर्नमेंट का स्टेक होता है और गवर्नमेंट उसको ऑन करती है। ठीक है, तो वहां से जैसे कि उसके अगर एग्जांपल ले हम तो हम बोल सकते हैं जैसे LIC, वर्तमान में जो LIC है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC जो है उसका 100% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो 100% जो LIC के हर साल प्रॉफिट्स आता है, तो हर साल जो प्रॉफिट्स आता है तो उस पे कब्जा जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है। तो वहां से भी इस तरीके से बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स चल रहे हैं। तो उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू का कलेक्शन होता है। लेकिन और भी हम देख सकते हैं गवर्नमेंट को विदेशों से कुछ सब्सिडीज वगैरह मिल जाती हैं, तो वहां से भी और भी बहुत सारे एरिया है वहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू का कलेक्शन होता है। माय डियर फ्रेंड, ये हमारा छोटा सा ब्रीफ हुआ जहां पे हमने अदर सोर्सेज देखे थे कि जहां से रेवेन्यू का गवर्नमेंट को कलेक्शन होता है। अब हम देखते हैं टैक्सेस के बारे में। दोस्तों, इस टैक्सेस को हम बहुत डिटेल में और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टैक्स की डेफिनेशन के साथ। तो टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो डियर फ्रेंड्स, जो टैक्स होता है, टैक्स की डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। तो टैक्स इज कंपल्सरी फीस, टैक्स इज कंपल्सरी फीस लेवाइड बाय गवर्नमेंट। टैक्स इज a compulsory fees levied by government under the authority of law। दोस्तों, ये टैक्स का डेफिनेशन है। जैसे हमने टैक्स का डेफिनेशन लिखा, इसके अंदर से 3 एलिमेंट्स जो हैं वो सामने निकल के आते हैं। 3 खास जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर से सामने निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज कि एक कंपल्सरी फीस है। टैक्स जो होती है एक फीस होती है जो कंपल्सरी होती है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है तो जिस व्यक्ति के ऊपर उसे चार्ज किया है उसको आपको कंपल्सरी पेमेंट करना पड़ेगा। आप मुकर नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूं तो मैं आपको टैक्स क्यों पे करूं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप इंडिया में रह रहे हो और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर देता है कि गवर्नमेंट लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकती है अंडर द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। तो उस मैनर में आप टैक्स का आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका पहला एलिमेंट कि टैक्स जो होता है वो कंपल्सरी फीस होता है। दोस्तों, सेकंड एलिमेंट जो आता है टैक्सेस का वो ये आता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही इसको टैक्स का कलेक्शन कर सकती है। गवर्नमेंट का मतलब 2 तरह की गवर्नमेंट होती है। वैसे हम थर्ड तरीके की गवर्नमेंट को भी हम ले सकते हैं। वैसे मोस्टली 2 तरीके की गवर्नमेंट इंडिया में चल रही होती है। संघीय देश है हमारा, फेडरल कंट्री है। तो फेडरल कंट्री होने की वजह से हमारे देश में 2 तरीके की गवर्नमेंट काम करती है। एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी यूनियन को यानी कि पूरी कंट्री को ओवरऑल गवर्न करती है और स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव स्टेट्स में उनको गवर्न करती है। एक तीसरी कैटेगरी भी हम ले सकते हैं लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत समिति। ठीक है, ये भी हम कहीं पे इनको भी हम गवर्नमेंट की फॉर्मेट में मानते हैं। तो केवल लेकिन टैक्स कलेक्शन की जो मोस्टली पावर्स हैं वो दी गई है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स कलेक्शन की पावर दी गई है। दोस्तों, थर्ड एलिमेंट जो टैक्स की डेफिनेशन में आता है वो आता है अंडर द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है दोस्तों टैक्सेस का। जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस को जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है
वो मनमाने तरीके से कलेक्ट नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उनको टैक्स का कलेक्शन करना है तो पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर टैक्स कलेक्शन के लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा, एक सेपरेट लॉ बनाना पड़ेगा, और उस लॉ को बना करके आप उसी के अंतर्गत, उसी के हिसाब से आप टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये तीनों एलिमेंट्स हुए। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, कोई भी जो गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति से टैक्स का कलेक्शन नहीं कर सकती है। एक आर्टिकल है संविधान का, एक अनुच्छेद है संविधान का, एक अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल नंबर 265 कहता है कि नो गवर्नमेंट शैल कलेक्ट टैक्स विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ, यानी कि आर्बिट्रेरी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट टैक्स का कलेक्शन नहीं कर सकती। जिस तरीके से अन्य लॉ भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से अन्य कोई भी कानून भारत में बनाया जाता है, उसी प्रकार से पहले सरकारों को टैक्स का लॉ बनाना पड़ता है, टैक्स का लॉ बनाना पड़ता है, और उसके बाद में ही सरकार जो है टैक्स का कलेक्शन कर सकती है। मनमाने तरीके से टैक्स का कलेक्शन नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स का कलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई ऑथोरिटी और उसमें दी गई प्रोसीजर के हिसाब से ही टैक्स का कलेक्शन कर लिया जाता है, किया जा सकता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को तोड़ करके और अगर कोई भी टैक्स का लॉ ला देती है और उससे टैक्स का कलेक्शन करना स्टार्ट करती है, तो कोई भी आम सिटीजन उसको सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं कि ये वाला जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ऑथोरिटी के अल्ट्रा वायरस है, मतलब उसके प्रावधानों के से भी हटके है ये, तो हम उसको चैलेंज करवा के और उसको क्वैश करवा सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि अभी तक का जो मैंने आपको टैक्स का ब्रीफ डिस्कशन, टैक्स की डेफिनेशन के ऊपर दिया, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं आपको एक बार और टैक्स का डेफिनेशन जो है रिवाइज करा देता हूं। दोस्तों, कोई भी चार्जेस जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं वो टैक्स तभी कहलाएगा जब वो तीनों एलिमेंट्स को पूरा करता है कि टैक्स जो होता है वो कंपल्सरी चार्ज हो, लेवाइड बाय गवर्नमेंट हो, और वो कोई ना कोई लॉ बना करके गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा हो। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसीजर में हम जो आते हैं वो इस पे आते हैं हम कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दोस्तों, मैं अभी इनकम टैक्स का पोर्शन स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको केवल टैक्स के बारे में बता रहा हूं ताकि आप हल्का सा टैक्सेस के बारे में अवेयर हो सके। उसके बाद में मैं आपको इनकम टैक्स का स्टार्ट करूंगा, जिसको हम काफी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और पूरी चीजों को हम प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं। नथिंग विल बी थ्योरेटिकली, एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली, और आपको इतना प्रैक्टिकली हम पढ़ने को मिलेगा कि आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप रियल लाइफ प्रॉब्लम जो इनकम टैक्स की होती है, टैक्सेस की होती है, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, बिलीव मी, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, टैक्सेस को बहुत सारे इंडिया में टैक्सेस चलते हैं, बहुत सारे टैक्सेस चलते हैं इंडिया में। उन सभी टैक्सेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कुछ प्रकार के टैक्सेस ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ प्रकार के टैक्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स
क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो दो पैरामीटर पे खरा उतरता है। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो दो शर्तों को पूरा करता है। फर्स्ट वन इज वो जिस पे चार्ज किया जाता है, जिस पर चार्ज किया जाता है, और जो पेयर होता है वो सेम पर्सन पर होता है। दोनों चीजें सेम पर्सन होती है। यानी कि ऐसा समझो सीधी भाषा में, ऐसा कोई भी टैक्स जिसका बर्डन, जिसका वजन, जिसका पेन, दर्द उसी व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति उस टैक्सेस को गवर्नमेंट को पे करता है। यानी कि वो अपने टैक्स का बर्डन दूसरों के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता है। वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, वर्तमान में जो डायरेक्ट टैक्स है, फेमस डायरेक्ट टैक्स है, वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट होता है। कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स कवर करती है, कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कवर करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है और ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। यानी कि जो व्यक्ति इनकम कमा रहा है, टैक्स भी उसी को भुगतान करना है और वो अपनी लायबिलिटी को किसी दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकता है। यानी कि पेयर भी यही हो गया और जो बर्डन सहन कर रहा है वो भी यही हो गया। तो ये डायरेक्ट टैक्स बन गया। एक कुछ समय पहले डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में एक और टैक्स चला करता था जिसका नाम वेल्थ टैक्स था, जो 2014 के बजट में जैसे ही नरेंद्र मोदी वाली जो पहली गवर्नमेंट थी, नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो उन्होंने आते ही उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, उन्होंने वेल्थ टैक्स को हटा दिया था। ये असेट पे लगता था, जिनकी असेट 30 लाख रुपए से ऊपर हुआ करती थी उनपे 1% वेल्थ टैक्स कलेक्ट हुआ करता था। तो ये फालतू की गवर्नमेंट को खास रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा था और लोगों को इससे काफी सारी लीगल जो कंप्लायंस फॉर्मेलिटी है वो भी काफी सहन करनी पड़ती थी। तो मोदी सरकार ने, अरुण जेटली जी ने फिर इनको आते ही हटा दिया था। 2014 में वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे वेल्थ टैक्स पहले ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस पहले भी चला करते थे, उन सबको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अभी वर्तमान में सबसे फेमस जो टैक्स चल रहा है वो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किया जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हम सिंपल भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं, जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स के दोनों क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे इसमें क्या होता है, जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है वो व्यक्ति और जो उस टैक्स का बर्डन लेता है, यानी कि जिसको वो सहन करना पड़ता है उसका दर्द, वो अलग अलग व्यक्ति होता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, इनडायरेक्ट टैक्स में हम देख सकते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जब भी दोस्तों आप वस्तु बेचते हैं, दुकानदार वस्तु बेचते हैं, तो मान लो 100 रुपए की कोई गुड्स है और उस पर 12% का टैक्स है, तो कस्टमर से 112 कलेक्ट करते हैं। वस्तु 100 रुपए की है ना, वस्तु 100 रुपए की है, टैक्स 12 रुपए का कलेक्ट किया, तो एडिशनली हम 112 रुपए कलेक्ट कर लेते हैं। किससे? कस्टमर से वसूल कर लेते हैं। और 12 रुपए जो है वो जो दुकानदार है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है, लेकिन उसको तो 100 रुपए पूरे मिल गए ना अपने गुड्स से। तो इसके अंदर जो 12 रुपए का दर्द है वो किसने सहन किया? कस्टमर ने सहन किया। लेकिन पे गवर्नमेंट को किसने किया? पे गवर्नमेंट को दुकानदार ने किया। तो गवर्नमेंट से हम ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कस्टमर से ही जीएसटी का कलेक्शन कर रही है,
लेकिन डायरेक्ट तरीके से नहीं, यानी कि कस्टमर से सीधे नहीं ले रही है, कस्टमर से ले रही है किसके थ्रू, डीलर्स के थ्रू, शॉपर्स के थ्रू, दुकानदारों के थ्रू ले रही है, और वो जा रहा है कहां पर है, गवर्नमेंट के थ्रू जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का। आई होप आपको जीएसटी का मतलब भी समझ में आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब भी समझ में आएगा। अब मैं आपको और एग्जांपल्स दे देता हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। इनडायरेक्ट टैक्सेस में और जो टैक्सेस है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सभी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दोस्तों, ये सभी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि वर्तमान में तीनों ही टैक्सेस को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। अगर खत्म कर दिया तो आप कहेंगे सर इसको आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए बता रहा हूं कि कुछ गुड्स हैं। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक और एग्जांपल में लेता हूं पहले आपको, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, या फिर इन दोनों को मिलाकर के हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो वैट है, सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी है, चारों प्रकार के टैक्सेस अभी नहीं कलेक्ट किए जा रहे हैं। सभी की सभी टैक्सेस सब जीएसटी में मर्ज कर दिए गए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं वैट, सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी अभी एक दो गुड्स पर लग रही है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और अदर प्रकार के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको अभी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। वो अभी ऑल टैक्स रिजाइन में, एक्साइज ड्यूटी में, वैट में और सेल टैक्स में वो क्या है, कवर है। इसी प्रकार से टोबैको प्रोडक्ट्स जो होता है, टोबैको प्रोडक्ट्स पे अभी जीएसटी भी लग रहा है और वैट भी लग रहा है। तो जो लोग टोबैको प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज के साथ डील करते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज के साथ डील करते हैं, पेट्रोल पंप वालों के साथ डील करते हैं, उनको हल्का सा नॉलेज एक्साइज ड्यूटी, वैट इनका भी होना जरूरी है, एज वेल एज जीएसटी। दोस्तों आई होप आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने कवर किया टैक्सेस का टाइप। दोस्तों मैं कवर कर रहा हूं कि काफी हद तक आपको हर प्रकार का इंफॉर्मेशन दे सकूं, बट लेकिन हो सकता है कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देने से रह जाए। अगर आप कोई और अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में आप हमें बताइएगा कि आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको लेने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। हल्का सा ब्रीफ मैंने आपको टैक्सेस का दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सेस का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर देखेंगे कि किस तरीके से सरकार द्वारा टैक्स का लॉ बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टैक्स की अथॉरिटी कहां पर लिखी हुई है, टैक्स लगाने की पावर्स कहां पर लिखी हुई है, और टैक्स का लॉ किस तरीके से बनाया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स को कलेक्ट करती है, किस तरीके से बनता है, और उसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे, मेन सिलेबस पे आएंगे, इनकम टैक्स लॉ पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।